में एकदम ताबड़तोड़ जो चल रहा है, जो आरोपों की बौछार लगा रहे हैं, बड़ी एक्टिव हो गई है। बिल्कुल एक्टिव हो गई है और वर्चस्व की लड़ाई पे है आज की तारीख में कांग्रेस। और ये वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के भीतर ही चल रही है। ये जो आंख दिखाई जा रही है और जो सवाल पूछे जा रहे हैं, ये आंख राजद को ही दिखाई जा रही है और ये सवाल भी राजद से पूछे जा रहे हैं। पलायन को लेकर जो कांग्रेस की चिंता है, वो चिंता हम सब की भी है। पर उस चिंता की शुरुआत कहां से हुई? याद करें 90 का वो दशक। हर वो युवा जो आज की तारीख में संभवतः मेरी उम्र का होगा या मुझसे ज्यादा उम्र के होंगे, या वो बुजुर्ग जिन्होंने 90 के दशक का वो दौर देखा, उनको आज भी वो याद होगा कि किस तरीके से पीढ़ियां बर्बाद हो गई, पीढ़ियां मजबूर हो गई बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि 90 के दशक में जिस तरीके से जंगल राज का माहौल राजद की सरकार में बना दिया गया, जहां आए दिन अपराध, बलात्कार, लूटमार, डकैती, दुकानें दिन दहाड़े लूट लेना, व्यापारियों की हत्या कर देना, ये एक आम बात बन गई थी। जिस तरीके से उस वक्त आम बिहारियों ने भयभीत होकर यहाँ से पलायन करना शुरू किया, उनकी आंखों में वो दुख आज भी दिखाई देता है। जब दूसरे राज्यों में या जब विदेशी दौरों पे जब मैं बिहारी डायस्पोरा से इंटरेक्ट करता हूँ, उनको तकलीफ है कि उसके बाद उनकी आने वाली पीढ़ियां कभी बिहार वापस लौट के जा ही नहीं पाई। मैं इतना धन्यवाद जरूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दूंगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कम से कम उस नींव को तैयार किया, जिसको आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार के संरक्षण में अब उस व्यवस्था को और इतना मजबूत किया जाएगा कि न सिर्फ पलायन रुकेगा, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन भी अब हम लोग शुरू करवाएंगे। वो लोग जो पलायन करके दूसरे राज्यों में गए हैं या दूसरे देशों में गए हैं, कैसे वो वापस अपने प्रदेश, अपने बिहार में वापस आए, ये व्यवस्था भी तैयार की जाएगी। पर कांग्रेस जो इस विषय को उठाकर आगे बढ़ने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस और राजद के बीच की दरारें अब देखने को मिल रही हैं। मैं ये मानता हूं कि विधानसभा चुनाव आते आते तक महागठबंधन पूरी तरीके से धराशायी होगा। कांग्रेस वर्चस्व की लड़ाई में, और पहले भी कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ चुकी है। 2019 का लोकसभा का चुनाव हम लोग देखें, उस वक्त भी कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ने का कार्य किया। मैं मानता हूं कि विधानसभा के चुनाव आते आते तक कांग्रेस राजद के मतभेद इतने बढ़ेंगे कि ये लोग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, ये इनकी चिंता का विषय है। एनडीए इतना मजबूत और इतना तैयार है कि अगले चुनाव में हर बार से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग एनडीए की सरकार बनाएंगे। 225 से ज्यादा सीटें इस बार एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। 26 से ज्यादा हम लोग आरोपी को भारत लाया गया, उस पर कांग्रेस ने बयान दिया है जिसमें कहा है कि तोहपुराना का त्योहार मना रहे बीजेपी के लोग। कांग्रेस अपने कार्यकाल में तो ये कर नहीं पाई, और किसी आतंकी को पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। कांग्रेस के कार्यकाल में आतंकियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि देश के फाइनेंशियल हब मुंबई तक वो लोग पहुंच गए। सोचिए देश में कितना असुरक्षा का माहौल था। लोग उस वक्त कितने भयभीत थे कि अगर मुंबई तक लोग पहुंच के अगर अटैक कर रहे हैं, पहले तो सीमावर्ती इलाकों में ही आतंकी गतिविधियां होती थी, पर जिस तरीके से कांग्रेस के शासनकाल में महाराष्ट्र तक आतंकियों ने अपने पैर पसार लिए थे, उसी का परिणाम है कि उसके बाद देश की जनता ने पूरी तरीके से कांग्रेस और उनके साथियों को नकारने का काम किया। आज ये इच्छा शक्ति मेरे प्रधानमंत्री में ही है और उन्हीं में हो सकती थी कि देश के इतने बड़े आतंकी को वो वापस लेकर आए हैं। सोचिए आज उन लोगों को कितना संतोष हुआ होगा जिन्होंने 26/11 के उस आतंकी हमले में अपनों को खोने का काम किया, जो घायल हुए, जो उस घटना में प्रताड़ित हुए। आज कहीं ना कहीं उनको न्याय की उम्मीद जागी है, और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द जांच पूरी होके कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा इस आतंकी को हम लोग देने का काम करेंगे, न्याय प्रणाली देने का कार्य करेंगे। नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का मांग कर रहे हैं, मनीष और बीजेपी के बड़े नेता इसकी मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के मांग करने से चर्चा
नहीं शुरू हो सकती। गठबंधन के भीतर अगर कोई ऐसा औपचारिक प्रस्ताव कभी आएगा तो पहले गठबंधन के भीतर ये तमाम बातचीत होगी, उसके बाद ही इस पे कोई टिप्पणी करना उचित होगा। प्रशांत किशोर के रैली से एनडीए का कैसा नुकसान होगा? बदलाव रैली। देखिए, आज मेरे अच्छे मित्र हैं प्रशांत जी, पर मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी उन्होंने कर दी इस रैली को करने में। जिस तरीके से आज रैली में कुर्सियां खाली रह गई और जिस भीड़ की उम्मीद उनको थी वो भीड़ वहां पे नहीं पहुंची, और दोपहर से ही घंटों तक लोग प्रशांत जी का इंतजार ही करते रह गए। ऐसे में मुझे लगता है कि शायद उन्होंने इस रैली को आयोजित करने में बहुत जल्दबाजी की। इस रैली से एनडीए या किसी गठबंधन को नुकसान तो बहुत दूर की बात है, पर मुझे लगता है सबसे ज्यादा डैमेज उन्होंने अपनी पार्टी को ही कर दिया। जिस तरीके से अभी तक बंद मुट्ठी थी, लाख की भी हो सकती थी, पर आज गांधी मैदान में वो मुट्ठी खुलने के बाद खाक की ओर जाती दिख रही है। इस बात का मुझे भी अफसोस है। आपके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने अपराध का डोजियर जारी किया है एक्स पे। बिल्कुल अच्छी बात है, वो 90 के दशक का भी डोजियर जारी करें। देखिए, मैं कतई उस सोच का व्यक्ति नहीं हूँ दैट इफ माई क्राइम इज लेसर देन योर्स दैट मीन्स देयर इज नो क्राइम। मैं कतई इस सोच का मैं पक्षधर नहीं हूँ, बट हाँ, आप अपने दौर का भी डोजियर आपको जारी करने की जरूरत है। 90 के दशक में जिस तरीके से अपराध था, मैं मानता हूं कि अगर आज भी एक भी आपराधिक घटना होती है तो वो हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर यकीनन चिंतित भी हैं, और सरकार कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं छोड़ेगी जिसकी वजह से अपराध को नियंत्रित किया जा सके। पर जब विपक्ष इसको मुद्दा बनाकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करता है तो उनको अपना दौर भी याद होना चाहिए, किस तरीके से उनके समय में दिन दहाड़े आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। बहरहाल उन्होंने ये चिंता जाहिर की है, मैं भी उनकी इस चिंता के साथ सहमति रखता हूं, और इस अपराध को सरकार कड़े कदम उठाकर पूर्णतः नियंत्रित करेगी। मुख्यमंत्री जी पहले भी ये कर चुके हैं, उन्होंने लंबे समय तक अपराध को नियंत्रित करने का कार्य किया। चुनावी वर्ष होने की वजह से मैं मानता हूं कि चुनावी सोच से कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो प्रदेश में पुनः एक अपराध का माहौल बनाना चाहते हैं। उन पर भी जल्द कड़ी कार्रवाई करके उनको भी नियंत्रित कर लिया जाएगा, ये मैं मानता हूँ। थैंक यू। कहा है कि अपने समर्थकों को कहा है कि 11 तारीख तक कोई गांजा का सेवन नहीं करेगा। गांजा के राज्य में शराब बंद है, इसलिए गांजा का सेवन नहीं करेंगे। 11 तारीख के बाद अब गांजा पी सकते। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या मतलब हुआ इस बात का? बिहार में शराब बंद है, प्रशांत किशोर गांजा पीने का कैसे कह रहे अपने समर्थकों को बोल रहे हैं? भाई, मुझे नहीं पता कि वो किस सोच से इस बात को कह रहे हैं। मैंने उनका ये बयान मैंने सुना नहीं है, बट लोगों को गांजा पीने का सुझाव देना, मैं नहीं मानता कि प्रशांत जी को ऐसी सोच रखनी चाहिए। वो पढ़े लिखे हैं, और इस तरीके की बातें अगर वो जनता के बीच करेंगे और लोगों को नशे का सेवन करने के लिए आग्रह करेंगे, ये किस तरीके की सोच प्रशांत जी अपनाना चाह रहे हैं? मैं कतई ना मैं इससे सहमति रखता हूं, ना ही कोई बिहारी जो बिहार को आगे लेकर जाने की सोच रखता हो वो इससे सहमति रखता है।